Hello, students. So, today we will be going to do chapter number 1 of our book Moments. And the name of the chapter is The Lost Child, written by Mulkraj Anand. तो आज मोमेंट्स की बुक का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. द लॉस्ट चाइल्ड, नाम से ही पता लग रहा है कि ये चैप्टर किसी चाइल्ड के बारे में होने वाला है जो लॉस्ट हो गया है. So let's start with this. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. अब एक छोटे से बच्चे की बात करी गई है कि एक छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने गया है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है. बच्चे वैसे भी खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं मेले में. क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टॉल्स दिखेंगे उन्हें टॉयज़ की, स्वीट्स के, और उसको भी दिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदते उसमें से. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि जब उस चाइल्ड को वो चीज़ें कोई दिलवाने वाला होता है तो वो चाइल्ड मना कर देता है कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट दीज थिंग्स, आई डोंट वॉन्ट द टॉयज़, आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग फ्रॉम द स्टॉल. ऐसा क्या होता है कि जो बच्चा पहले इतना एक्साइटेड हो रहा होता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो किसी और के दिलवाने पे बाद में मना कर देता है. तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज emerged a gaily clad humanity. अब यहाँ पे स्प्रिंग के सीज़न की बात करी गई है. स्प्रिंग का फेस्टिवल चल रहा था, स्प्रिंग का मौसम था. नियर अबाउट फेब मार्च के आसपास का मौसम होएगा. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स. लेन्स और एलिस का मतलब होता है गलियाँ, ठीक है, पाथ, गलियाँ. तो वो छोटी छोटी वो नैरो गलियाँ जो विंटर्स की थी, उसके बाद अब एक स्प्रिंग का मौसम आया है. विंटर के सीज़न के बाद स्प्रिंग का सीज़न आता है, तो इसीलिए बताया गया है कि वो विंटरी शेड्स चली गई हैं. वो विंटरी शेड्स की छोटी छोटी गलियाँ वो जा चुकी हैं विंटर्स की. अब फेस्टिवल आ गया है, मौसम आ गया स्प्रिंग का. एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. एमर्ज्ड का मतलब होता है केम आउट. गेली का मतलब है हैप्पीली, और क्लैड का मतलब है क्लोथ्ड, मीन्स ब्राइटली ड्रेस्ड पीपल. तो अब क्या होता है कि वो देखते हैं स्प्रिंग के मौसम में, फेस्टिवल में लोग बहुत ही ज़्यादा खुश, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली ड्रेस्ड अप लोग नज़र आ रहे हैं. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड पुल्लक कार्ट्स. कहीं लोग चल रहे होते हैं, कहीं लोग घोड़े पे बैठ के सवारी कर रहे होते हैं. ये मेले का सीन डिस्क्राइब करा गया है. कहीं लोग बैठे होते हैं, कहीं लोग बैम्बू में जा रहे होते हैं, और कहीं लोग पुल्लक कार्ट्स पे जा रहे होते हैं. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है टू बी सो फुल ऑफ अ लिक्विड दैट इट फ्लोज ओवर द एज. ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है जैसे आप कोई पानी का गिलास भर रहे हो और आप उसमें पानी डाल रहे हो, और अब वो ग्लास ऊपर तक आ गया है, फिर भी आप भर रहे हो, तो वो पानी अपने ऊपर के किनारों से नीचे ही गिरेगा. इसे कहते हैं ब्रिमिंग ओवर. तो एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के पास, जो कि उनके लेग्स तक ही आता होगा, तो उनके वहाँ लेग्स पे आ रहा है, वो चल रहा है अपने पापा के साथ, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. यानी कि उसका जो फ्लो है, मीन्स जैसे पानी का गिलास भर जाए तो पानी बाहर आ जाता है, उसके जो हैप्पीनेस का फ्लो है, जो उसका एक लिंक बना हुआ है कि वो कितना खुश हो रहा है, जो उसकी एक्साइटमेंट है वो भी भर के बाहर आ रही है, वो भी ओवरफ्लो होती हुई नज़र आ रही है, ज़्यादा ही दिख रही है कि वो कितना खुश है. सो नेक्स्ट पैराग्राफ. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड. तो उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं चलो बेटे आओ आओ चलो इधर. एज ही लैग्ड बिहाइंड. लैग्ड का मतलब होता है वॉज लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि वो अब टॉयज़ वगैरह देखता हुआ आ रहा था, स्टॉल्स देख रहा था, तो वो थोड़ी पीछे रह गया था.
फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। फैसिनेटेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड टू थिंग्स, क्योंकि वो चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था तो वो पीछे रह गया था, तो उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं चलो चलो बेटे चलो आगे आओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. अब वो भाग के अपने पेरेंट्स के पास जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, तो उसके पैर उसके कदम उसी तरफ बढ़ते हैं। वो अपने पेरेंट्स का कहना मानता है कि उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे आगे जाना पड़ेगा, लेकिन जो उसकी आइज़ हैं दैट वाज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़। लिंगरिंग का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कोई बात ऐसी दिमाग में बैठ गया या कोई चीज़ आपने देखी है तो उसका असर आपको बहुत टाइम तक रह रहा है आपके माइंड में, तो उसकी आइज़ अभी भी उन्हीं को ही देखी जा रही हैं। वो आगे जा रहा है, उसकी आइज़ वहीं टॉयज़ को देखी जा रही हैं। ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, रिसीडिंग का मतलब होता है लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉकड अहेड। वो आगे आगे जा रहा है और टॉयज़ अब पीछे पीछे रहते जा रहे हैं, तो वो पीछे मुड़ मुड़ के उन्हीं को ही देख रहे हैं, टॉयज़ को। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब जैसे ही वो वहाँ तक आता है अपने पेरेंट्स के पास, जहाँ पे उसके पेरेंट्स रुके होते हैं उसकी वेट करने के लिए, क्योंकि वो पीछे रह जाता है। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर। सप्रेस का मतलब होता है पुट एन एंड टू, मतलब कि रोकना किसी चीज़ को। तो वो जो उसके दिल में इच्छा जाग रही होती है टॉय को लेने की, डिज़ायर आ रही होती है, वो अपने उस डिज़ायर को रोक नहीं पा रहा होता, जबकि उसे पता भी होता है कि भाई उसको अपने पेरेंट्स से क्या जवाब मिलेगा, वही पुराना जवाब मिलेगा, वही कोल्ड स्टेयर। कोल्ड का मतलब है यहाँ पे विदाउट एनी फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन, मतलब कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हमारे छोटे से बच्चे को टॉय लेने की हो रही है तो चल हम उसे दिलवा दें। इस तरीके के लविंग और अफेक्शनेट नेचर से उसके पेरेंट्स उसको नहीं देखेंगे। तो ये बात उसको पहले से ही पता था, उसको पता है कि मुझे वही पुराना घिसा पिटा जवाब मिलेगा। क्या मिलेगा उनकी आंखों में देख के? रिफ्यूज़ल, साफ ना, कि हमने नहीं दिलवाने। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। अब वो बोल ही पड़ता है, कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे वो टॉय ले दो। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. अब रेड आई का मतलब है गुस्से में। अब उसके पापा उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखते हैं, आंखें लाल हुई पड़ी हैं बिल्कुल। इन हिज फेमिलियर टायरांट्स वे। टायरेंट वे क्या होता है? टायरेंट होता है एक क्रूअल और ऑप्रेसिव रूलर, जो बहुत ही ज़्यादा सख्त, बहुत ही ज़्यादा हार्श और दबा के रखने वाला कोई, जैसे कोई रूलर हो, हमारे ऊपर राज करता हो, कोई राजा हो, उसे टायरेंट्स कहते हैं। तो वो बिल्कुल, क्योंकि वो उसके फादर होते हैं, तो वो बिल्कुल डांट के गुस्से में उसको दबा के, मतलब उसकी बात को दबा देते हैं और गुस्से में यही कहते हैं, देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। अब जो उसकी मदर होती है उस छोटे से चाइल्ड की, मेल्टेड का मतलब बिकेम लविंग, वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ प्यार दिखा रही होती है अपने छोटे से बच्चे की तरफ, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि भी फ्री स्पिरिट ऑफ द डे में होती है कि भाई चल एंजॉय करने आए हैं, मेले में आए हैं। वॉज टेंडर, टेंडर का मतलब होता है काइंडनेस। यही बात होगी कि मदर का, माँ का दिल फिर भी माँ का ही होता है, वो प्यार दिखा रही होती है उसकी तरफ, अफेक्शनेट दिखा रही होती है। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, थोड़ी सी केयर दिखा रही होती है कि चलो कोई नहीं, चलते हैं, और अपनी उंगली देती है उस छोटे से बच्चे को पकड़ने के लिए कि कहीं उसका बच्चा पीछे ना रह जाए, गुम ना हो जाए। लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, वो कहती है देखो देखो बेटे क्या है तुम्हारे आगे, मतलब आगे का कोई सीन दिखाने वाली है वो। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। अब वो आगे क्या दिखाती है उसको कि खेत, एक फील्ड है फ्लावरिंग मस्टर्ड की, सरसों के खेत की एक बड़ी सी, मतलब सरसों का खेत है, एक फील्ड है वहाँ पे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल का मतलब है डल, ऐसे लग रहा है जैसे कोई सोना पिघल रहा हो जैसे, तो उस तरीके से वो भी देखने में लग रहा था। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा लैंड था वो, और वहाँ से आगे क्रॉस होते होते, उस चीज़ को क्रॉस करते करते, तो उसको ये चीज़ दिखी और उसने उसको किससे कंपेयर करा है? मेल्टिंग गोल्ड से।
और वहाँ पे और क्या देखते हैं वो, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बर्स्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। गॉडी का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्राइट एंड शोई, बहुत ही ज़्यादा भड़कीला आप कह सकते हो, चमक वाला। तो वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज मंडरा रही होती हैं, उनके चमकदार से बड़े पर्पल कलर के अपने विंग्स उड़ा के, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी। और साथ में उनके कौन होता है, एक बड़ी सी ब्लैक कलर की बी भी होती है, और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, क्योंकि वो जो सरसों के खेत होते हैं जिनमें फ्लावर्स उग रहे होते हैं, उस टाइम पे फ्लावर्स होते हैं, तो ये सारे के सारे ये बीज, ब्लैक बी, बटरफ्लाई, ये सारा का सारा फ्लावर में से नेक्टर लेने के लिए आ जाते हैं, फ्लावर की स्वीटनेस रस लेने के लिए। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। गेज का मतलब है विजन। तो चाइल्ड भी जहाँ बस देखते ही देखते फॉलो कर रहा होता है सारी चीज़ें, अपने पेरेंट्स को फॉलो कर रहा होता है, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और वो देखता है कि भाई इसमें से एक कोई बी या बटरफ्लाई उस फ्लावर पे मतलब अपने विंग्स के सहारे बैठ गई है, रेस्ट कर रही है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। जैसे ही वो पकड़ने लगता है तो वो अपने पंख फैला के उड़ जाती है हवा में। फ्लटरिंग का मतलब होता है टू मूव इन क्विक और इरेगुलर मोशन, यही अपने पंख को फ्लैप करके फैला के उड़ जाती है जब वो बस उसके हाथों में आने ही वाली होती है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ। कॉशनरी का मतलब एक चेतावनी भरा कॉल, तो फिर उसकी मदर एक चेतावनी से देती है, चलो चलो जल्दी आओ जल्दी करो, मतलब इस तरीके से कि पापा गुस्सा करेंगे। तो फिर वो आगे जाता है फुटपाथ तक। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. Abreast means side by side and facing the same way, मतलब इकट्ठे चलना। तो उसके बाद वो जाता है अपने पेरेंट्स के पास भाग के और उनके साथ इकट्ठे चल रहा होता है। कुछ देर के लिए वो चलता है, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब फिर से वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्यों, अब वो फिर किस चीज़ से अट्रैक्ट हो गया है, वो देख रहा है छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, कीड़े मकोड़े से हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उसी फुटपाथ पे जहाँ से वो खेत को क्रॉस करके जा रहे थे। एंड डैट वर टीमिंग आउट। टीमिंग आउट का मतलब एम्प्टी आउट, अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, जिन प्लेसेस में वो छुपे हुए हैं, जैसे मिट्टी में बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं ज़मीन पे, और वो बाहर आ रहे हैं क्या, इन्जॉय करने के लिए, सनशाइन को इन्जॉय करने के लिए। Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. ग्रोव का मतलब है अ स्मॉल वुड और ग्रुप ऑफ ट्रीज, एक मतलब छोटा सा कोई बहुत सा एक ऐसी जगह जहाँ पे थोड़े से पेड़ लगे हुए, ग्रुप लगा हुआ पेड़ों का। तो उसके बाद फिर से उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे एक वेल होता है, उसके किनारे पे पेड़ लगे होते हैं, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। ही रैन टूवर्ड्स देम, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, फिर वो भाग के उनके पास जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. अब क्योंकि उसके पेरेंट्स पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, वो काफ़ी सारे पेड़ होते हैं वो, तो वहाँ से कुछ फ्लावर्स गिर जाते हैं, और जैसे ही वो वहाँ पे आता है छोटा सा बच्चा, और वो भूल जाता है उसके पेरेंट्स वहाँ पे हैं, और वो क्या करने लग जाता है, जैसे जैसे वो फ्लावर्स की पत्तियाँ गिर रही होती हैं, पेटल्स गिर रही होती हैं, उनको अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, द डव, द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। क्विंग का मतलब होता है द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डव, या बर्ड्स कह लो, डव। और डव एक बर्ड का नाम है। उसके बाद वो ये जो बर्ड है डव, इसके बोलने की आवाज़ सुनता है और एकदम से पेरेंट्स को चिल्ला चिल्ला के बोलता है, ओ डव आ गई, डव आ गई, मतलब वो वाली बर्ड आ गई। और जैसे ही जो उसने पेटल्स थोड़े बहुत इकट्ठे करे होते हैं वो उसके हाथ से गिर जाते हैं। Come, child, come, they called to the child who had now gone running in wild capers around the banyan tree, and gathering him, they took the narrow, winding
path which led to the fair through the mustard fields. अब फिर से वो अपने चाइल्ड को बोलते हैं कि कम चाइल्ड कम, चलो चलो आओ, अपने बच्चे को बुलाते हैं, जो कि अब क्या कर रहा होता है, वाइल्ड कीपर्स का मतलब होता है अ प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट, मतलब कि जैसे बच्चा मतलब गोल गोल सपोज करो किसी पेड़ के आसपास चक्कर काट रहा है और थोड़ा सा भागते हुए नहीं काट रहा, मतलब थोड़ा सा जंप करते हुए चक्कर काट रहा है कोई बच्चा खेलते खेलते, थोड़ा सा जैसे स्किपिंग करते हैं ना, जैसे एक लेग को उठा के उस तरीके से जंप करते हुए एक छोटा सा बच्चा बनियन ट्री के आसपास चक्कर काट रहा होता है. एंड गैदरिंग हिम दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, और उसको लेके वो एक पतली सी फुटपाथ चुनते हैं कि भाई चलो इस रास्ते से जाएं, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, जो फिर से वो मस्टर्ड फील्ड को क्रॉस करके छोटे से फुटपाथ से फिर से मेले में पहुंच जाते हैं. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. अब जैसे ही वो अपने उस विलेज में आते हैं, उस गांव में आते हैं, वो देखते हैं, चाइल्ड देखता है कि भाई और भी बड़े सारे फुटपाथ्स हैं फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स का मतलब होता है बहुत भीड़ भड़ाका, बड़ा रश. तो देखता है और भी बहुत सारे मतलब लोग हैं यहाँ पे, और भी छोटे छोटे फुटपाथ्स बने हुए हैं. कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, कन्वर्जिंग का मतलब है गैदरिंग, इकट्ठा हो जाना, और वर्लपूल का मतलब होता है यही जैसे फेयर में जैसे सारे आसपास आप घूम के देख रहे हो कि भाई ओहो कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, कितना रश है, तो वो भी यही देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे कितना भीड़ भड़ाका है, लोग भरे पड़े हैं, इकट्ठे हुए पड़े हैं, जहाँ भी घूम के देखो तो लोग ही लोग हैं. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड एज ही वॉज एंट्रिंग. रिपेल का मतलब होता है डर, और उसको एक पल को डर लगता है, और फैसिनेटेड का मतलब तो वही है अट्रैक्ट होना, एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंट्रिंग, और वो थोड़ा सा डर भी रहा होता है, थोड़ा सा अपनी उसी कन्फ्यूजन में फिर से अट्रैक्ट हो जाता है वो, कि भी उसको अंदर से डिज़ायर होती है कि भी मैं इस दुनिया में फिर से एंटर कर गया हूँ मेले में, और उसको अब कुछ चाहिए था. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, burfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. अब एक मिठाई बेचने वाला वहाँ पे मिठाई बेचना शुरू करता है, ज़ोर ज़ोर से बोल रहा होता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, जैसे मेले में लोग बोलते हैं. और उसका स्टॉल सबसे पहले ही होता है, एंट्रेंस पे सबसे कॉर्नर वाला होता है, और जो लोग हैं उसके काउंटर पे आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई होती है. एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और उसने अपनी मिठाइयाँ इस तरीके से सजाई होती हैं जैसे किसी आर्किटेक्चर ने कोई नक्शा वगैरह किसी चीज़ का बनाया हो, तो उसने भी अपने काउंटर पे नीचे कोई ऐसे मिठाई कोई नीचे पड़ी है, कोई फिर उसके ऊपर पड़ी है, फिर नीचे जैसे होती हैं लगी होती हैं. काफ़ी कलर्ड रंग बिरंगी स्वीट्स थी, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उस पर मिठाइयों पे जैसे आपने देखा है ना ऊपर सिल्वर की वो चमक सी होती है, ऊपर कागज़ चढ़ाया होता है आई थिंक कुछ, तो वो यही देखता है कि भी उस पर सिल्वर और गोल्ड का कोई फॉयल सा चढ़ाया हुआ है जो मिठाइयों पे होता है. द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट. जो चाइल्ड है वो एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, घूर के देख रहा होता है मिठाई वाले स्टॉल पे, और उसके मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि जो बर्फ़ी होती है वो उसकी फेवरेट मिठाई होती है. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड, बड़े धीरे से वो बोलता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. लेकिन उसको पता होता है कि ये उसकी जो रिक्वेस्ट है ये कोई नहीं मानेगा. heeded का मतलब है paid attention to, कोई उसकी रिक्वेस्ट की तरफ ध्यान नहीं देगा क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसको क्या बोलेंगे कि तू तो बहुत ज़्यादा लालची है, तू तो बहुत ज़्यादा भूखा है, जहाँ मतलब मिठाई देख ली तो वहीं शुरू हो गया, क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट थी. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना अपने पेरेंट्स के जवाब लिए हुए, बिना अपने पेरेंट्स का आंसर लिए हुए वो वहाँ से चला जाता है. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड रीड टिल हेयर बाय योर ओन, और कोई डाउट्स हो तो ले लेना. थैंक यू सो मच.